Namaste, friends. So let's start our journey. Chronic theory of chronic disease. उसमें नेचर ऑफ क्रोनिक डिजीज के बाद अभी क्योर ऑफ क्रोनिक डिजीज. हम सब अपने गुरु के ब्लेसिंग लेके इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं. कल हमने सीखा साइकोसिस. आज हम सीखेंगे नेचर ऑफ सिफिलिस एंड हाउ टू क्योर सिफिलिस. तो सिफिलिस हनुमान सर ने 3 मायाजाम दिए. सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस. सोरा को डिटेल में सीखा, साइकोसिस को सीखा. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सिफिलिस. Syphilis is also venereal disease, the second chronic miasma, which is more widely spread than the Pigward disease, and which for 3.5, now this is 4th century, 3.5 centuries has been the source of many other chronic ailments, is the miasm of venereal disease proper, the Schenker disease syphilis. तो ये सबसे पहले सोरा सबसे ज्यादा प्रेवलेंट. सेकंड सिफिलिस. साइकोसिस हमने जैसे समझा कि बहुत फ्यू केसेस, इसकी मात्रा बहुत कम है. पर ये डिजीज विच इज मोर वाइडली स्प्रेड देन पिगवार्ड डिजीज से ये ज्यादा वाइडली स्प्रेड है. एंड पिछले 3.5 सेंचुरी से बहुत सारे क्रॉनिक एलिमेंट्स जो है उसका सोर्स जो है वो सिफिलिस से है. वेनरल डिजीज. This disease only causes difficulties in its cure if it is entangled with sora that has been already far developed. With psychosis, it is complicated but rarely, but then usually at the same time with sora. इस सिफिलिस वेनरल डिजीज को ठीक करना तब भी मुश्किल होता है जब ये सोरा के साथ कॉम्प्लिकेटेड होता है. जब सोरा और सिफिलिस दो मायाजम एंटेंगल यानी एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड मिक्स हो जाते हैं तब इसको क्योर करना मुश्किल हो जाता है. साइकोसिस के साथ ये रेयरली कॉम्प्लिकेट होता है, पर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है ये सोरा के साथ, क्योंकि जब दो मायाजम इकट्ठे हो जाते हैं, सोरा जब डेवलप स्टेट में चढ़ गया और सिफिलिस उसके साथ मिल गया, देन ये जो ऑर्गेनिज्म है उसको बहुत ज्यादा तरीके से इनरूटेड डीपली खराब करता है, फिर उसको ठीक करने में मुश्किल हो जाती है. इन द क्योर ऑफ वेनरल डिजीज 3 स्टेट्स आर टू बी डिस्टिंग्विश. वेनरल डिजीज को ठीक करने के लिए 3 स्टेजेस को डिस्टिंग्विश करना जरूरी है. फर्स्ट, व्हेन सिफिलिस इज स्टिल अलोन and attended with its associated local symptoms, the chancre, or at least if this has been removed by external application. It is still associated with the other local symptoms, which in a similar manner acts vicariously for the internal disease disorder, the bubo. जब सिफिलिस फर्स्ट डिस्टिंग्विश कि पहले इसको एक पार्ट में डाल दो. क्या पार्ट है फर्स्ट? कि सिफिलिस अकेला है, जब स्टिल अलोन है, उसके साथ उसका लोकल सिम्टम्स है, यानी शैंकर यानी बुबो शैंकर, जो पेनिस पे जेनाइटल्स पे जो स्किन इरप्शंस आते हैं फर्स्ट पार्ट में, तो सिफिलिस जो है जब वो अकेला उसके साथ है, एटलीस्ट, और या फिर एटलीस्ट इफ दिस हैज बीन रिमूव्ड बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इट इज स्टिल एसोसिएटेड विद अदर लोकल सिम्टम्स. यानी अगर उसको उसके एक्सटर्नल सिम्टम्स को रिमूव भी कर दिया पर फिर भी वो अदर एक्सटर्नल सिम्टम्स के साथ है, which in a similar manner acts vicariously for the internal disorder bubo. So very rarely the impure portion is at once followed by the bubo alone without any preceding chancre. Usually the bubo only comes after the destruction of chancre by local application and is a very troublesome substitute for the same. यानी कि impure portion अगर एक बार हो गया तो बुबो अकेला आगे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा, पर जब लोकली उसके सिम्टम्स को हम
डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, तब जाके ये सिस्टम में जाता है और फिर वो डेवलप होता है और वो बहुत ज्यादा नोटोरियस हो जाता है। व्हेन इट इज अलोन इंडेड, सेकंड डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट क्या है? व्हेन इट इज अलोन इंडेड, दैट इज विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन with second or third miasma, but has already been deprived of vicarious local symptoms, the Schenker। तो दूसरा डिस्टिंग्विश कैसे करना? एक कि जब लोकल सिम्टम साथ में है, या फिर एक लोकल सिम्टम्स को दूर किया पर दूसरे अदर फिर भी स्टिल ऑन द एक्सटर्नल पार्ट्स पे है। सेकंड कि सिफिलिस अलोन है, उसके सिम्टम्स को हमने डिप्राइव कर दिया है लोकल सिम्टम्स को, बट अभी ये अंदर विकेरियस यानी अंदर ऊपर से जब उसको डिस्ट्रॉय करते हैं तब वो कहीं और जाके ये जब निकलता है डिजीज, कि ऊपर से इरप्शंस को या बुबो को हमने रिमूव कर दिया, तब ये बुबो अभी क्या करेगा? अंदर अनदर डिजीज इंटरनल सिफिलिस पैदा करेगा। तो जब ये स्टेट है, सिर्फ और सिर्फ सिफिलिस है, सोरा के साथ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सेकंड स्टेज। अभी थर्ड क्या है कि व्हेन इट इज ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड विथ अदर क्रॉनिक डिजीज, दैट इज द सोरा ऑलरेडी डेवलप। सोरा जो है ऑलरेडी डेवलप है, ऑलरेडी हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोई ऑलरेडी बीमारी है ही उसको, सोरियासिस या कुछ भी, उसके साथ syphilis आया, while the local symptoms may either be yet present or may have been removed by local application। तो इसमें सब सोरा ऑलरेडी डेवलप है, उसमें सिफिलिस आया उसके लोकल सिम्टम्स के साथ या फिर लोकल सिम्टम्स रिमूव करने के बाद भी। तो जब सिफिलिस आता है तो वी हैव टू डिस्टिंग्विश इट इन अ थ्री स्टेज। फर्स्ट स्टेज with or without removal of local symptoms, second not complicated with sora, and third complicated with sora with or without local symptoms। The Shankar appear after an impure coition। impure coition यानी जिसके साथ क्वेश्चन यानी वाइफ वो सिंगल पार्टनर के अलावा किसी और के पास क्वेश्चन के लिए जाना, उसको नाम दिया है इम्प्योर क्वेश्चन। उसको फर्स्ट अपने पार्टनर को छोड़ के कुछ भी किसी के भी साथ आइदर होमोसेक्सुअलिटी और सुडोमी यानी ह्यूमन को छोड़ के अनदर, या फिर कोई अलग कोई फीमेल का किसी मेल के पास जाना जो उसका पार्टनर नहीं है, या किसी मेल का किसी फीमेल के पास जाना, उसको बोलते हैं इम्प्योर क्वेश्चन। यूजुअली बिटवीन द 7th और एंड 14th डे, rarely sooner or later, mostly on the member infected with the miasma, first as a little pustule which changes into a as impure ulcer with raised border and stinging pains, which if not cured remains standing on the same place during man's lifetime, only increasing with the years, while the secondary symptoms of venereal disease syphilis cannot break out as long as it exists। यानी शैंकर जब इम्प्योर क्वेश्चन के बाद आया तो कब तक आया? यूजुअली बिटवीन 7th एंड 14th डे, यानी 7वें दिन से लेके 14वां दिन पे। रेयरली सुनर, उससे पहले वो रेयरली आता है। तो शुरुआत में क्या हुआ? कहाँ इम्प्योर क्वेश्चन हुआ? जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। तो वो इन्फेक्टेड जो मेंबर है उसको शुरुआत में एक लिटिल छोटा सा पश्चुल हुआ, वो धीरे धीरे अल्सर में चेंज होता गया। अल्सर कैसा हुआ? रेज्ड बॉर्डर विथ स्टिंगिंग पेन। अगर अब हमने इस अल्सर को यहाँ क्योर नहीं किया तो जो उसको ऐसे ही सपोज पड़ा रहने दिया लाइफ टाइम, तो ये क्या है? ओनली इंक्रीजिंग विद द ईयर्स। आगे के जो दिनों है, हमने सोरा में देखा ना कि जिसे सोरा को पड़ा रहने दिया क्रॉनिक डिजीज को, तो वो ईयर्स टू ईयर्स इंक्रीज होते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सोरा के सॉरी सिफिलिस के सेकेंडरी सिम्टम्स ब्रेकआउट नहीं होंगे जब तक लोकल पे बुबो वो अल्सर पड़ा है। वो अल्सर ईयर्स तक ऐसा ही पड़ा रहेगा, वो सेकेंडरी सिफिलिस में ब्रेकआउट नहीं होगा समय के साथ।
In order to help in such a case, the allopathic physician destroy this chancre by means of corroding, cauterizing, and desiccating substance, wrongly conceive it to be a sore arising merely from without through a local infection, thus holding it to be a merely local ulcer. Such also it is declared to be in their writings. तो इन केस में कि जहां पे अभी शैंकर लोकल एप्लीकेशन पे अल्सर के रूप में आ गया है और पड़ा है, तो एलोपैथिक फिजिशियन क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। कैसे? कोरोड करके, कोटराइजेशन करके, डेसिकेशन करके। तो उसको रॉन्गली उन्होंने कंसीव किया है क्या कि ये सिर्फ लोकल पार्ट से आया है और ये लोकल है, जो उनकी बुक्स में लिखा है। दे फॉल्सली सपोज that when it appears, no internal venereal disease is yet to be thought of. So that when locally exterminating the chancre, they suppose that they remove all venereal disease from the patient at once, if only he will not permit this ulcer to remain too long in its place, so that the absorbent vessel do not get time to transfer the poison into internal organism, and so cause by delay a general infection of system with syphilis. तो उन्होंने फॉल्सली क्या परसीव कर लिया कि ये लोकल है, तो उसको लोकली ही इसको रिमूव कर देंगे तो ये पूरा डिजीज ठीक हो जाएगा, है ना। ये उन्होंने समझा है और पेशेंट को भी समझाया है। इफ ओनली ही विल नॉट परमिट दिस अल्सर टू रिमेन लॉन्ग, अगर वो ये अल्सर को लंबे टाइम तक वो प्लेस पे अगर रहने नहीं देंगे तो क्या होगा? लोकली तो फिर क्या होगा? वो जो अल्सर है, वो जो एब्जॉर्बडम वेजल्स है, वहां से पॉइजन के रूप में इंटरनल ऑर्गन में जाएगा। अगर वहां रहने दिया तो वो नहीं जाएगा, पर वहां से हटाया देन इट गोज टू सिस्टम। दे डेफिनेटली डू नॉट नो, उनको पता नहीं है that the viral infection of the whole body commences with the very moment of impure coition and was already complicated before the appearance of chancre. उनको क्या लगता है कि हमने इधर से रिमूव कर दिया तो अभी ये एब्जॉर्प्टम रीजन यानी नजदीक के जो ऑर्गन है या उसकी जो ब्लड वेसल है वहां से वो सिस्टम में नहीं घुसेगा, उनको ऐसा लगता था। तो उन्होंने क्या किया कि जल्द से जल्द इसको रिमूव कर दिया जाए ताकि ये अंदर ना घुसे। पर वो नहीं जानते कि इंटरनल सिफिलिस तो उसी क्षण शुरू हो जाता है जिस क्षण उसको इम्प्योर पॉइजन हुआ। वो इन्फेक्टेड पर्सन के पास गया, एज सुन एज दो पार्ट टच हुए उसी टाइम वो इन्फेक्शन पूरा सिस्टम को लग जाता है। they they evidently do not know। अच्छा, जब शैंकर डेवलप होता है यानी कि जब शैंकर लोकल पार्ट पे डेवलप हुआ तब पूरी प्रोसेस बॉडी में हो चुकी है, पूरा जो बॉडी है ऑलरेडी सिफिलिस से इन्फेक्टेड है, तब जाके उसने वो लोकल पार्ट पे इरप्शन दिखाए है। द एलोपैथिक डॉक्टर डिस्ट्रॉय इन हिज ब्लाइंडनेस through local application the vicarious external symptoms, Shankar ulcer, which kind nature intended for the alleviation of the internal extensive venereal general disease, and so he inexorable compels the organism to replace the destroyed first substitute of the internal venereal medicine by a far more painful substitute, the bubo, which hasten onward to suppuration, and when the allopath, as is usually the case, also drives out this bubo through his injurious treatment, then nature finds itself compelled to develop the internal malady through far more troublesome secondary ailments,
through the outbreak of the whole chronic syphilis, and through nature accomplished this, though slowly, frequent not before several months has elapsed, but with unfailing certainty. तो हनुमान सर यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो एलोपैथिक डॉक्टर ने उनकी अज्ञानता के कारण, अगर if he does not know, what he says कि out of his blindness, when they remove the locum symptoms, then what happened? Though with which kind nature intended, kind nature क्या करेगा, वापस से उसको बुबो के, यानी कि थोड़ा और टफ करके, थोड़ा और मुश्किल बुबो वाला पेनफुल सिम्टम्स स्किन पर भेजेंगे। पर वहां से भी अगर एलोपैथिक फिजिशियन ने कुछ और मेडिसिन देके वहां से निकाल दिया, तो वो क्या करेगा, सिस्टम में जाएगा, वहां सेकेंडरी सिफिलिस डेवलप करेगा, और वो करेगा ही। क्योंकि इंजरियस मेथड से बुबो को तो ऊपर से रिमूव कर दिया, तो जो काइंड नेचर ने जो सरफेस पर लाया था, काइंड नेचर शब्द क्यों बोला है, क्योंकि नेचर ऑलवेज टेक केयर ऑफ अस। तो काइंड नेचर ने अंदर के जो अंदर आग लगी थी उसको शांत करने के लिए उसको एक बाहर एक्सटर्नल पश्चुल या अल्सर के रूप में एक दरवाजा दे दिया कि हाँ यहाँ से शांत हो जाए। पर हमने क्या किया, उसको डिस्ट्रॉय करके बंद कर दिया। तो जैसे ही एलोपैथिक डॉक्टर ने उसको बंद किया, वो सिस्टम में घुसा और वहां पे उसने सेकेंडरी मोर ट्रबलसम डिजीज को पैदा कर दिया। इंस्टेड ऑफ असिस्टिंग, देयरफॉर द एलोपैथ डज इंजरी। तो वो पेशेंट को हेल्प करने की वजह से, हेल्प करने की बजाय उन्होंने वहां पे इंजरी कर दी। जॉन हंटर सेज, not one patient out of 15 will escape syphilis if the chancre is destroyed by mere external application. जॉन हंटर जो है वो उस टाइम के ट्रीटीज ऑन वनरल डिजीज लेप्सिक, उस टाइम पे उन्होंने लिखा है वनरल डिजीज के बारे में कि नॉट वन पेशेंट आउट ऑफ 15, 15 में से एक भी पेशेंट सिफिलिस से बच नहीं सकता इफ शैंकर इज रिमूव्ड एक्सटर्नली। जो शैंकर का अल्सर है उसको अगर एक्सटर्नली रिमूव किया तो 15 में से एक पेशेंट भी बच नहीं सकता। एंड इज अनदर पैसेज इन हिज बुक, उनकी दूसरी बुक में लिखा है, he says the result of destroying the chancre ever so early and even on the first day of its appearance, if this is affected by local application, was always consequent outbreak of syphilis। कि उन्होंने बोला है कि अगर एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी बोलते हैं ना एलोपैथिक फिजिशियन के, एज अर्ली एज पॉसिबल इसको निकाल दो ताकि ये सिस्टम में स्प्रेड ना हो। तो वैसे ही कि जैसे ही रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग शैंकर, अगर वो शैंकर जो आया उसको बहुत जल्दी ही अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी फर्स्ट डे आया, फर्स्ट डे अल्सर दिखा, मैंने तो डॉक्टर, पेशेंट भी बोलते हैं ना ऐसे बहुत गर्व से, मैं तो पहले दिन ही डॉक्टर के पास चला गया था, उन्होंने निकाल दिया था। तो अगर फर्स्ट डे ही उसको रिमूव कर दिया तो क्या होगा, सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस आउटब्रेक में आएगा ही आएगा। जस्ट एज emphatically Faber declares, syphilis always follows on the destruction of chancre by local application। syphilis यानी internal syphilis infection कैसे फॉलो होता है, जैसे शैंकर को, यानी जो अल्सर फर्स्ट अपीयरेंस जो उसका सिम्टम्स था स्किन पे जो आया था लोकल पार्ट पे, वो डिस्ट्रॉय कर दिया, तो सिफिलिस उसको फॉलो करेगा ही फॉलो करेगा। He relates that Petit cut off a part of labia of woman who had thereon for a few days a venereal chancre. The wound healed, but syphilis nevertheless broke out। तो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने एक एग्जाम्पल को रिलेट किया कि एक वुमन थी जिसको लेबिया कट डाउन किया था, वो पार्ट जो जिसके ऊपर शैंकर था, वो पार्ट को कट डाउन किया और उसको फेंक दिया, पर
कुछ दिनों के बाद वो वुंड तो हिल हो गया जहां से वो पार्ट कट डाउन किया था, फिर भी नेवरथलेस यानी छतापन, फिर भी उसके बाद भी सिफिलिस ब्रेकआउट हुआ। How then could physicians, despite of all this fact and testimonies, close their eyes and ears to truth that the whole venereal disease syphilis was already developed within before the chancre could appear, and that it was a most unpardonable mistake to forward the certain outbreak of syphilis already present within into the venereal disease by driving away and destroying the chancre by external means, and thereby destroying the fair opportunity afforded of curing this disease in the easiest and the most convincing manner through the internal specific remedy, while the chancre was yet fully present. The disease is not cured except when through the effect of internal remedy alone. The chancre is cured, but it is fully extinguished as soon as through the action of the internal operating medicine alone, without the addition of any external remedy. The chancre is completely cured without leaving any trace of its former presence. तो हनुमान सर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये इतने सारे प्रूफ होने के बाद, इतने सारे फैक्ट उनको मिलने के बाद भी ये एलोपैथिक फिजिशियन क्यों अपने आंख और कान को बंद करके रखे हैं, क्यों हो समझ नहीं पाते कि होल्ड विंडल डिजीज तो ऑलरेडी अंदर फैल चुका है और वो पूरा अंदर सिस्टम को इन्वॉल्व करने के बाद ही वो स्किन पर वो शंकर अल्सर आया है। ये जो है वो माफ करने वाले मिस्टेक नहीं है, क्योंकि वो आगे चल के सिफिलिस को आउटब्रेक करेगा जो ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट है। उसको हम क्या कर रहे हैं, जिसने बाहर सिम्टम्स पैदा किया उसको हमने डिस्ट्रॉय किया, तो ये अंदर जाके आउटब्रेक होगा ही होगा। और अपने पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये जो बाहर शिंकर दिख रहा है उसी टाइम उसको स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाए ताकि वो पूरी तरह से एक्सटिंग्विश हो जाए, और इतना एक्सटिंग्विश हो जाए कि उसका कोई नामो निशान भी न बचे। तो वो हम इंटरनल मेडिसिन, ओनली सिंगल स्पेसिफिक इंटरनल एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन देके ये हम कर सकते हैं विदाउट एनी लोकल एप्लीकेशन। आई हैव नेवर इन माई प्रैक्टिस ऑफ मोर देन 50 years, या ये बुक लिखने से पहले हनुमान सर ने कितने साल की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस लिखा है? 50 years. I have never in my practice of more than 50 years seen any trace of venereal disease break out so long as the chancre remained untouched in its place, even if this were a space of several years. How beautifully he written कि उन्होंने बोला मैंने 50 years की मेरी प्रैक्टिस में शंकर को कभी ब्रेकआउट होते हुए नहीं देखा है अगर शंकर को किसी ने टच नहीं किया उसकी जगह पे, यानी लोकली डिस्ट्रॉय नहीं किया। भले ही वो वहां पड़ा रहा कितने सालों तक, अगर वो शंकर वो अल्सर अगर भले ही 10 साल से वहां पड़ा है, 2 साल से पड़ा है, पर अगर किसी ने लोकल एप्लीकेशन नहीं लगाया तो हनुमान सर क्या बोल रहे हैं, मैंने किसी में वो ब्रेकआउट होते सिफिलिस वेनरल डिजीज, इंटरनल वेनरल डिजीज को ब्रेकआउट होते नहीं देखा। एंड इवन व्हेन इट हैज लार्जली इंक्रीज इन इट्स प्लेस as is natural in time with internal augmentation of venereal disorder, which increase takes place in time in every chronic miasma. भले ही वो बढ़ता है कहाँ, लार्जली इंक्रीज इन इट्स स्पेस, यानी पेनाइल अल्सर हुआ या वजाइनल अल्सर हुआ, पिडेंडल हुआ, पर वहां क्या हुआ, वो प्लेस पे बढ़ेगा पर इंटरनल ऑगमेंटेशन ऑफ डिसऑर्डर नहीं होगा। But whenever anyone is so imprudent as to destroy these vicarious local symptoms, the organism is already to cause the internal syphilis to break out in venereal disease, since the venereal disease dwell in the body from the first moment of
इन्फेक्शन। अगर किसी ने उसको निर्दयता से डिस्ट्रॉय किया फिकेरियस लोकल सिम्टम्स को, यानी इंटरनल तो ऑलरेडी सिफिलिस है ही, अंदर पड़ा ही है, उसने लोकल सिम्टम्स जो बाहर पैदा किए उसको अगर डिस्ट्रॉय कर दिए तो क्या होगा? इंटरनल वेनरल डिजीज ब्रेकआउट होगा। पर हनुमान सर क्या बोल रहे हैं, जब फर्स्ट मोमेंट इम्प्योर क्वेश्चन हुआ तभी से ऑलरेडी तो पूरा जो बॉडी है वो तो इंटरनल सिफिलिस में था ही था। For in the spot into which at impure coition the syphilitic miasma had been first rubbed in and had been caught, it is in the same moment no more local. The whole living body has already received its presence. The miasma has already become the property of whole organism. At the moment, क्या हनुमान सर बोले कि जिस पार्ट पे टच हुआ, इम्प्योर क्वेश्चन हुआ, वो पार्ट जहां रब हुआ ड्यूरिंग क्वेश्चन, उसी टाइम पे वो पूरे लिविंग बॉडी ने सिफिलिस को, ये माइजम को कैच कर लिया। उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पूरे ऑर्गेनिज्म में आ गई। ऑल वाइपिंग ऑफ एंड वॉशिंग ऑफ, however speedy, and with whatever fluid is been done, and as we have seen, even the extraction of part affected is too late, is in vain. कि होता है ना, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे इसको सिफिलिस था, इसके साथ क्वेश्चन हो गया, तो तुरंत भले ही वो क्वेश्चन के इमीडिएटली टच के इमीडिएटली बाद भी वो वॉश कर दे, कौन से भी लिक्विड से वॉश करे और कितनी भी बार वॉश करे, ये सब व्यर्थ है, क्योंकि अभी जैसे ही टच हुआ वो पूरे ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व कर लिया। तो हनीमन सर क्या बोलते हैं, इट्स टू लेट। इमीडिएट यानी एक एक मोमेंट के बाद, ये होने के मोमेंट के बाद भी इट्स टू लेट। तो वो पहले कब ठीक होना चाहिए था? जब वो इम्प्योर क्वेश्चन करने का थॉट आया, वहीं से करेक्ट हो जाना चाहिए था, पर वो नहीं होगा ना, क्योंकि जो बंदा गया वो भी ऑलरेडी किसी सेपरेशन या किसी क्या बोलते हैं लव्ड वन से डिसअपॉइंटमेंट था, या कहीं ना कहीं कुछ तो था ही कि पार्टनर ना किसी के साथ अफेयर था, तब जाके तो ये यहाँ गया उसको शांत करने, या फिर पार्टनर की डेथ हो गई हो, सेलिबसी हो। There is not to be perceived indeed any morbid transmutation in that spot during the first day, but the specific mineral transformation takes place in the internal of body irresistibly from the first moment of infection until syphilis has developed itself throughout the body, and only then, not before, nature, loaded down by internal malady, brings forth the local symptoms peculiar to this malady. The chancre, usually in the place of first infected, and this symptoms is intended by nature to soothe the internal complicated malady. तो बराबर बोल रहे ना हनुमान सर कि there is not to be perceived, कि ये इन्फेक्शन हम पकड़ नहीं पाते कि ये यहाँ लगा और कैसे अंदर ट्रांसमिट हुआ, ये मॉर्बिडिटी कैसे एक स्पॉट पे जरा से लग गई, यानी ऐसे टच हुआ और वो कौन सा मैकेनिज्म से अंदर गया, कौन सी प्रोसेस हुई, वो कोई समझ, वो हम परसीव नहीं कर पा सकते, वो परसीव नहीं हो सकता। पर क्या हुआ, होल बॉडी, पूरी बॉडी ने उसको इरेजिस्टिबली ले लिया, उसमें ट्रांसफॉर्म हो गया एट द मोमेंट इम्प्योर क्वेश्चन अकर्ड एंड डेवलप इटसेल्फ थ्रू आउट द बॉडी, होल बॉडी। तो होल बॉडी अब इन्वॉल्व हो गई, तो उसको शांत करने के लिए, वो इंटरनल कॉम्प्लिकेटेड जो मेलेडी रेडी हुई उसको सूद करने के लिए, जहां पे फर्स्ट पार्ट इन्फेक्ट हुआ, यानी जहां फर्स्ट रब हुआ जो पार्ट टच, वहां पे वो लोकल सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेगी।
दिस इज नेचुरल, वहां कोई करने नहीं जा रहा है, वो अपने आप हो रहा है नेचर्स लॉ के हिसाब से। Therefore, also the cure of venereal disease is effected most easily. जैसे ये लग भी गया ना, तो उसकी क्योर भी मोस्ट इजीली है एंड इन द मोस्ट कन्विंसिंग मैनर, ये हमें श्योरली ठीक हो सकता है। So long as the Shankar bubo has not yet been driven out by local application, so long as the Shankar, the bubo, still remains unchanged as a vicarious symptoms of internal syphilis, यानी इंटरनल सिफिलिस जो हुआ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिम्टम्स आया स्किन पे, उसको अगर किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया तो उसको ठीक करना बहुत आसान है और श्योर है, सर्टेन है। इन दिस स्टेट एंड स्पेशली व्हेन इट इज नॉट येट कॉम्प्लिकेटेड विद सोरा। हाँ, और एक और कंडीशन और एक रखिए, एक तो किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया होना चाहिए, दूसरा वो सोरा के साथ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। इट मे बी असर्टेड फ्रॉम मैनीफोल्ड एक्सपीरियंस एंड विद गुड रीजन। हनुमान सर ने क्या बोला कि इतने सारे एक्सपीरियंस और विथ गुड रीजन के साथ, दैट देयर इज ऑन द अर्थ नो क्रॉनिक मायाज्मा, नो क्रॉनिक डिजीज springing from miasma which is more curable and more easily curable than this। क्या बोल रहे हैं हनुमान सर की इन दिस स्टेट, वापस रीड करते हैं, एंड स्पेशली क्योंकि ये इटालिक लेटर में लिखा है हनुमान सर ने अलग से, इन दिस स्टेट कैसे कि जहां किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया सिफिलिस को लोकली, स्पेशली व्हेन इट इज नॉट येट कंबाइंड विद सोरा, और ये कॉम्प्लिकेटेड सोरा के साथ नहीं है। इट मे बी असर्टेड फ्रॉम मैनी अनफोल्ड एक्सपीरियंस, मैनीफोल्ड एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस एंड गुड रीजन के साथ, दैट देयर इज ऑन द अर्थ, ये पूरे अर्थ पे नो क्रॉनिक मायाज्मा, नो क्रॉनिक डिजीज स्प्रिंगिंग फ्रॉम मायाज्मा, कि एक भी ऐसा क्रॉनिक डिजीज नहीं और एक भी ऐसा मायाज्मा नहीं विच इज मोर क्योरेबल एंड मोर इजीली क्योरेबल देन दिस। तो ऐसे सिफिलिस को हम इजीली यानी बहुत इजीली क्योर कर सकते हैं। इन दिस फर्स्ट सिंपल स्टेट एंड सिंपल क्योर, व्हेन द शंकर, यानी जो 3 डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बताए थे, in the first simple state and simple cure, when the chancre or bubo is still present and there is no complication with developed sora, no prominent chronic ailments from soric origin, usually there is none such with young lively person, and with latent sora syphilis combine a little psychosis in this first state, यानी यहां तक समझे तो कि ये डेवलप सोरा के साथ कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है, अकेला है जिसको लोकली सिम्टम्स डिस्ट्रॉय भी नहीं किए हैं, या फिर सोरा जो है वो लेटेंट फेज में पड़ा है, या फिर साइकोसिस जो है कैसा है, लिटल साइकोसिस है, जैसे कंबाइन लिटल साइकोसिस, यानी मोर प्रोमिनेंट मायाज्म जो है वो क्या है, सिफिलिस। इन दिस फर्स्ट स्टेट इट इंडेड ओनली 1 little dose of the best mercurial medicine, यानी मर्क्यूरी हम पहले से देखते हैं एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन, mercurial remedy in order to cure thoroughly and forever the whole syphilis with its chancre within 14 days। क्या हनुमान श्योरली बोल रहे हैं सर कि 14 डेज में पूरे के पूरे सिफिलिस को अंदर से और बाहर से हम क्योर कर सकते हैं, सिर्फ मर्क्यूरल प्रिपरेशन से। 1 little डोज, लिटल यानी पॉपिसिसाइड, मर्क्यूरी का, मर्कसॉल का एक छोटा छोटा सा ग्लोब्यूल पूरे डिजीज को एक्सटिंग्विश करने के लिए काफी है। इन अ फ्यू डेज आफ्टर टेकिंग सच अ डोज ऑफ मर्क्यूरी, द शंकर विदाउट एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन becomes a clean sore with a little mild pus and heals of itself, as a convincing proof that the venereal malady is also fully extinguished within, and it does not leave behind the list scar or the list spots showing any other color than the other healthy skin। In a few days after taking, यानी कि थोड़े दिन, पहला डोज लेने के थोड़े दिन बाद शंकर की जगह जो अल्सर बना हुआ था वो कैसा हो जाएगा, क्लीन सोर,
जरा सा माइल्ड लिटिल सा पस, एंड वो भी हील हो जाएगा। और उसके बाद वहां ना कोई स्पॉट रहेगा, ना कोई स्कार रहेगा, ना कोई वहां ऑल्टर्ड स्किन कलर भी रहेगा। कि कभी कभी हमने देखा है कि जब हम सोरियासिस ट्रीट करते हैं या फिर कोई स्किन डिजीज, एक्जिमा या एनी डिजीज, तो अगर ऊपर से सब ठीक हो गया पर स्किन का डिस्कलरेशन भी रहता है तो भी वो वापस आता है। तो डिस्कलरेशन भी नहीं रहना चाहिए। होम्योपैथिक हीलिंग ऐसी है कि पीछे कुछ भी नहीं छोड़ती, पूरे का पूरा डिस्टिंग्विश हो जाता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एक साथ में। But the chancre, which is not treated with external application, would but the chancre, which is not treated with external application, would never heal if the internal syphilis has not been already annihilated and extinguished by the dose of mercury. तो क्या बोल रहे हैं नमन सर कि इसी मर्क्यूरी को हम अगर लोकल अप्लाई करते हैं, इसी मर्क्यूरी को, सॉरी, बट द शैंकर विच इज नॉट ट्रीटेड विथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन, जो शैंकर को हमने एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ट्रीट नहीं किया है, वुड नेवर हील if the internal syphilis has not yet been annihilated and extinguished by dose of mercury for so long as it exists in place. It is the natural and unmistakable proof of even the least remainder of extinguishing syphilis. यानी कि जिस शंकर को ऊपर से हमने रिमूव नहीं किया है और जिसको सिर्फ हमने मर्क्यूरी दिया है, और उसका जो सिम्टम जो है वो अगर आज भी सरफेस पर पड़ा है तो वो सिफिलिस अंदर से पूरा एनहिलेट और एक्सटिंग्विश नहीं हुआ है। तो क्या अभी भी जो जब तक स्किन पे इरप्शन है तब तक सिफिलिस इंटरनल अंदर पड़ा है। और जैसे ही ऊपर से स्किन गया, एक्चुअली ये क्यों ये पहले की लाइन है और ये पीछे की लाइन है, पीछे जो देखी है। ये पहले की लाइन क्या कि अगर हमने रिमूव ऊपर से रिमूव नहीं किया और अंडर का सिफिलिस यानी सिफिलिस इंटरनली एक्सटिंग्विश नहीं हुआ है तो वो जो इरप्शन है वो लंबे समय तक स्किन पर रहेंगे। पर अगर मर्क्यूरी के एक डोज के बाद, अगर मर्क्यूरी के एक डोज के बाद सिफिलिस अंदर से भी पूरा क्योर हो जाता है और ऊपर से भी क्योर हो जाता है। ये ऐसे पढ़ना है, मीन्स इसलिए सब लोग क्रॉनिक डिजीज से भागते हैं, क्योंकि आगे का पीछे का सब जोड़ के पढ़ना रहता है। इसलिए I have ended in the second edition of first part of Materia Medica Pura. Dresden 1822. Described the preparation of the pure semi-oxide of mercury, and I still consider this to be one of the most excellent antisyphilitic medicine, but it is difficult to prepare in its sufficient purity. कि हनुमान सर क्या कह रहे कि इन सेकंड एडिशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ मटेरिया मेडिका प्यूरा, यानी मटेरिया मेडिका प्यूरा के फर्स्ट पार्ट में, सेकंड एडिशन के फर्स्ट पार्ट में उन्होंने मर्क्यूरी से ये कैसे बनाए जाते हैं एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन वो समझाया है। तो क्या डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ प्योर सेमी ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी, एंड आई स्टिल कंसिडर दिस इज टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन, बट इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन इट्स सफिशिएंट प्योरिटी। इसकी जो प्योरिटी है मर्क्यूरी, उसकी प्योरिटी में इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है। इन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, हनुमान सर ने, उनके साथ जो उनके फॉलोअर थे, कि हर मेडिसिन को बनाना। ये मर्क्यूरी जो हम इतना टॉक्सिक मेटल समझते हैं, वो टॉक्सिक मेटल से भी मेडिसिन बना के सिफिलिस जैसे डिजीज को अंदर से क्योर करना, यानी ये सब बहुत ही डेडिकेटेड पीपल है जिन्होंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट से इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हमें दिए हैं और इतना अच्छा ज्ञान दिया है। तो हम भी हमारा डेडिकेशन इनको देते हैं हमारे साइंस की तरफ, और हम भी ऐसे एक्सेलेंट रिजल्ट दे सकते हैं फ्रेंड्स। इन ऑर्डर therefore to reach this wished for goal in a still simple manner, free from all detours and yet just as perfectly, for in the preparation of medicine we cannot proceed into a simple manner. It is best to proceed in the way given below, so that 1 grain of quite pure running quicksilver is triturated 3 times with 100 grains of sugar of milk each time,
up to the millionth attenuation in 3 hours, and 1 grain of this third trituration is dissolved and then potentized through 27 diluting phials up to X, the decillion degree, and is taught at the end of this volume with respect to dynamization of the other dry medicines. तो हनीमन सर ने इसका प्रिपरेशन दिया है कि प्योर रनिंग क्विक फिलर को पहले शुगर ऑफ मिल्क के साथ ट्राइचुरेशन, जैसे हम फार्मेसी में पढ़ते थे, फिर ट्राइचुरेट करना है, फिर उसके एक पार्ट को डिसॉल्व करके उसको आगे पोटेंटाइज करना है, जिसका पूरा मेथड आगे सर ने दिया ही है। तो फ्रेंड्स इन्होंने हमें पूरा वे भी दिखाया और कैसे बनाना है वे भी दिखाया है। आई फॉर्मरली यूज द बिलियन डायनामाइजेशन कि डेसिलियंस के पहले हनीमन सर बिलियन डायनामाइजेशन, दैट इज of this preparation is 1, 2 or 3 fine pellet moistened with dilution as a dose, and this was done successfully for such cures. तो पहले इतना पोटेंटाइजेशन 30-40 तक अपना क्या बोलते हैं 200 1 ये सब पोटेंसी नहीं थी फ्रेंड्स, क्योंकि वो अपने हाथ से बनाते थे। तो ट्राइचुरेट कर करके फिर पोटेंटाइज कर करके जो डेसिलियन पोटेंसी थी डीएक्स जिसको हम बोलते थे, वो पोटेंसी बनाते थे और उसको 1, 2 और 3 फाइन यानी छोटी पैलेट्स को मॉइशन करके उसका विद डाइल्यूट वो डाइल्यूशन से मॉइशन करके उसको डोज देते थे, एंड दिस वाज डन सक्सेसफुली। ये भी इतने भी डोज वो सिफिलिस को क्योर करने के लिए काफी थे, सक्सेसफुल थे। ऑल द प्रिपरेशन ऑफ हायर पोटेंसी, फिर पोटेंसी आई हायर की, एंड फाइनली दी फिर डेसिलियंथ पोटेंसी शो सम एडवांटेज इन their quick penetrating and yet mild action for this purpose. But in case where second or third dose, however seldom needed, should be found necessary, a lower potency may then be taken. कि जब आगे बढ़ाते गए कि पहले सेकंड दिया, टू सेकंड डायनामाइजेशन, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट, यानी फिर क्या दिया, फोर्थ, फिर सिक्स्थ, फिर एट्थ, ऐसे उन्होंने बनाया हुआ है। तो वो उसका जो एक्शन रहा वो क्विकर रहा, पेनिट्रेटिंग रहा। बट इन केसेस वेर सेकंड और थर्ड डोज, यानी सेकंड थर्ड डोज की जरूरत पड़ी, कभी कभार ही पड़ती है, हाउ एवर सेल्डम नीडेड, सेल्डम मीन्स भाग्यज यानी कभी कभार, should be found necessary a lower potency may then be taken, तब लोअर पोटेंसी को यूज करना पड़ा। तो हनीमन सर ने सब कुछ दिया है, वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू एसिमुलेट दिस नॉलेज, आगे पूरे डिजीज को कैसे क्योर करना है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं कल वापस से थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज की जर्नी में। थैंक यू।